हसन नाज़रीन कराम, मुल्क में अब इलेक्शन का शोरा है, चर्चा है, गहमा गहमी है, हम हामी है। अब लोगों को कुछ यकीन आना शुरू हो गया कि इलेक्शन हो रहे हैं। शकूक का इजहार तो अब भी किया जा रहा है, लेकिन लोग कुछ अपने काम में लग गए हैं, पार्टियां भी लग गई हैं, टिकटें बांटी जा रही हैं, कुछ जलसे किए जा रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, जोड़ तोड़ हो रही है, लेन देन हो रही है, हर तरह की बातें हो रही हैं। सूरत हाल ऐसी बन गई है कि उस पर अब गुफ्तगू करना लाजमी हो गया है। हम गुफ्तगू करेंगे बहुत सी पार्टियों के लीडरों के साथ, लेकिन इस वक्त सिर्फ इस सेगमेंट में हम शेख रोहील असगर साहब से गुफ्तगू करेंगे, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लाहौर से MNA हैं, लेकिन उनका असल डेरा इस्लामाबाद में है। और डेरा क्या है? डेरों का डेरा है। लोग इकट्ठे होते हैं, खाने पीने की महफिल तो खैर लगती है, दस्तरखान वसी है इसका, लेकिन क्या क्या लोग आते हैं उसमें, अहले सहाफ़त, अहले सियासत और ये पता नहीं क्या डिप्लोमेट होते होंगे, कौन होते होंगे। वहीं से खबरें निकलती हैं, वहीं से अफवाहें भी फैलती होंगी, वहीं से लोग अपनी खबरें फैलाते भी होंगे, देते भी होंगे, सहाफ़ियों को, सियासतदानों को, बातचीत होती होगी। एक ऐसा ठिकाना है जिससे बहुत सी खबरें निकलती हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर शेख रोहील असगर साहब, उनसे हम बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम जी साहब, बहुत मेहरबानी सर। शेख साहब, अभी मैं आपसे इस्लामाबाद की बातें तो नहीं कर रहा, सिर्फ मैं पूछना चाह रहा हूँ, टिकटें बट रही हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का फैसला हो गया है। सुना मुस्लिम लीग ने तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी का फैसला कर लिया है, सवाए आपकी और आजाद सादक की कॉन्स्टिट्यूंसी के। क्या ये दुरुस्त? कुछ पता नहीं मुझे, मेरी सब कोई मेरा किसी के साथ कोई राब्ता नहीं। मैं तो अपने काम में मशगूल हूँ। बस मेरी उम्र भी अब ऐसी है कि मैं इन चीजों के पीछे भागता नहीं। मैं तो फिर अपने वो दोस्तों के साथ विचार गपशप, मैं तो कभी कभी आपकी बातें सुन रहा था कि वो क्या मकैमी हो गई है। तो मेरा अपना जाती में बात करूँ तो मैं इलेक्शन के दूसरे दिन फिर मेरा इलेक्शन शुरू हो जाता। मैं अपने दफ्तर से गायब नहीं रहता और हर वक्त उनके साथ मेरी इंटरेक्शन होती है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मेरा ख्याल में शायद फिर जो है वो भी आपसे बात करना मुनासिब नहीं समझते। फिर नहीं नहीं, आप पे बैक तो करते हैं। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि आपकी और आजाद सादक साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी मिली जुली हैं, और यहाँ अब अलीम खान का सुना है कुछ खतरा महसूस हो रहा है, और आप लोग अभी तय नहीं कर पा रहे कि किसको किस कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादा जाना अच्छा लगेगा और चैलेंज बनेगा दूसरे के लिए। वो इस नुक्ता नज़र क्या, खैर ये तो अहम बात नहीं है। अब क्या तैयारियां क्या हो रही हैं, पार्टियां कैसे तैयारी कर रही हैं, आपकी पार्टी क्या तैयारी कर रही है लाहौर के हवाले से खास तौर पर? मेरे से अभी तक तो वो टिकटों को मेरे ख्याल में फाइनलाइज करने के प्रोसेस में है। इसके अलावा तो मैंने अभी तक कोई ऐसी वहां से कोई किसी और हल्के से मैंने ये बात सुनी तो नहीं है, मुझे नहीं पता। और जहां तक अभी आप बात कर रहे थे ना कॉन्स्टिट्यूंसी की, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है 1970 से है। ठीक है, ठीक है। तो जहां तक एक्टिविटीज की बात है वो तो मैंने आपको अर्ज किया, जब तक किसी का आप फाइनल नहीं करेंगे तो सारे मेरे जैसे फकीर थोड़ी हैं कि वो इससे पहले ही अपने घर वालों से मिलने चले जाएं, निकल जाएं, गप मारें उनसे, मिलें उनसे, उनकी राय लें, उनके साथ बैठ के बातचीत करें। मेरे ख्याल में शायद फाइनलाइज होने के बाद ही सही गहमा गहमी शुरू होगी, मेरा जाती ख्याल है। आपको क्या अंदाजा है, बाकी पार्टियां जो खासतौर पर पंजाब में असल मार्का होने वाला है, अब क्या सूरत हाल है नून लीग का, खासतौर पर लाहौर में PTI बड़ा अकड़ रही है कि अब तो शायद हम उन्हें कोई एक आध सीट वो जीत पाएँ तो जीत पाएँ, हम तो शरीफों को भी जीतने देंगे, बाकियों की तो बात छोड़िए। आपका क्या अंदाजा है, कितनी आपकी ये हरीफ पार्टी जो है ये ताकत हासिल कर चुकी है पंजाब में, और आपकी नून लीग? ये जो बात है ना, ये जो आपने अभी परेशान फरमाई है, अब मुझे ये बताएं कि अगर आप ऐसी बातें नहीं करेंगे तो कौन आपकी तरफ रागब, कौन आपकी बात सुनेगा? ठीक है। मेरे ख्याल में ये जो बातें ना, ये बातें मुझे याद है जब मैं 79 में मैंने पहला इलेक्शन लड़ा था ना काउंसिल का, तो उस वक्त मैं ऐसी गुफ्तगू करता था। तो यार इनको बालिग हो जाना चाहिए। तो काफी लंबा अरसा गुजर गया तो सियासी जमातें इस तरह की बातें नहीं करते। सियासी जमातें जो है ना, अपने जो उनकी पॉलिसीज होती हैं, जो उन्होंने काम किया होता है, जो उन्होंने खिदमत की होती है,
जो उनका आने आने वाला कल है उसके लिए उन्होंने क्या पेशबंदी की है, क्या उन्होंने प्लान की है, ये बातें हम आपसे करते हैं। ये थोड़ी कहते हैं मैंने उसको जीतने नहीं देना, मैंने उसको हारने नहीं देना। ये जो हार जीत है वो तो मेरे ख्याल में स्वाय खुदाबंद करीम की जात को और किसी को, जहाँ मेहनत आप करें, आप लोगों को जाके अपना मौका बताएं, अपना जो है आपके प्लान है वो बताएं। उसके अलावा तो मेरे ख्याल में शायद ये एक ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली बात है। तो मेरा इसमें कोई रोक टोक नहीं है अमीर साहब, आप जैसे आप मुनासिब समझते हैं आप बातें करें, आपको कोई रोक सकता है, आपको आपके अल्फाज पे कोई कदम लगा सकता है। लेकिन मेरा उनको मशवरा ये है कि बजाय इस किस्म की बातें करने के वो अपनी 3.5 साल कारकर्दगी में रोशनी डालें, अपनी 15 साल KPK की कारकर्दगी में रोशनी डालें, तो मेरे ख्याल ज्यादा बेहतर है। और एक और बात मैं आपसे गुजारिश करूँ, अब दुनिया को इतनी नासमझ नहीं है, हर चीज की समझ है। एक आम आदमी को मेरे से ज्यादा और उनसे ज्यादा समझ पता है उसको किसने क्या किया है और उसके पास कितनी कैपेसिटी आगे कुछ काम करने की। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये बातें जो है ना ये मेच्योरिटी जाहिर करती हैं आपकी। अच्छा, माजी बैद में एक पार्टी पंजाब की दावेदार थी, पीपल्स पार्टी, वो रीअमर्ज करने की कोशिश कर रही है, दोबारा उभरने की कोशिश कर रही है और तरह तरह की बातें कर रही है। ख़ासतौर पर उनके चेयरमैन जो हैं बिलावल भुट्टो, वो बहुत सी बातें कर रहे हैं। क्या पंजाब में कोई उनकी गुंजाइश है जी? स्वाय मेरा ख्याल 2-2.5-1-1.5 जिले के साउथ पंजाब के। मैं आपको बताता हूँ, मेरा जैसे आपने इरशाद फरमाया था मेरे बारे में इस्लामाबाद की बैठक के बारे में, तो वहाँ पे मेरे पास क्रॉस बोर्ड सब लोग आते थे, PTI के भी आते थे, MQ के भी आते थे, पीपल्स पार्टी भी होती थी, नून भी होती थी, जमात इस्लामी भी होती थी, सब लोग थे। तो मैंने पीपल्स पार्टी को 2018 में ये बात कही थी, ये मैं आपके उस सवाल के जवाब में कह रहा हूँ। जब मैंने उनसे ये बात की थी तो मैंने कहा यार अब आपको अल्लाह ने मौका दिया है तो आप अपनी कारकर्दगी से लोगों के दिल जीतेंगे। अब आपके पास वो जिन नहीं है। उन्होंने कहा जी कौन सी जिन? मैंने कहा भुट्टो और दूसरी बेनती भुट्टो। बहुत दफा तुमने वोट ले लिए हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो के नाम पे तुम वोट देते रहे, बनते रहे, अब तुमने बेनजीर भुट्टो के नाम पे वोट ले लिए, बन गए। अब आगे आपने अपनी कारकर्दगी खुद दिखानी है। और मुझे अफसोस हो रहा है आजकल बिलावल की बातें सुन के, जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करता है, जिस किस्म के मशवरे दे रहा है, मेरी समझ बाहर मिसाल के तौर में एक वैसी अर्ज मदाह में आपसे बात कर रहा हूँ, ये मैंने वैसे TV बहुत दफा कहा, जब उसे मशवरा दिया था ना कि 70-71 के लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, सियासत छोड़ दो, मैंने कहा बेटा वो अपने घर से शुरू कर दो, अपने बाप को भी कह दो। तो ये चीजें इमेच्योरिटी जाहिर करती है, इसका सियासत से दूर दूर तल्लक नहीं है। जो वो अपनी एक साख गंवा बैठे हैं ना मीर साहब, वो दोबारा नहीं आ सकती। और अगर मिसाल के तौर पे अब सिंध जो है वो कोई किसी दूसरे मुल्क का हिस्सा नहीं है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। वहां से खबरें हवा के जरिए भी आज तक पहुंच सकती हैं। क्या किया उन्होंने 15 साल वहां पे? कराची का क्या हाल किया, हैदराबाद का क्या हाल किया, सक्कर का क्या हाल किया, अंदरून सिंध का क्या हाल किया, जो आपका थर का एरिया वहां पे क्या हाल किया, ये कोई देखी चुकी तो चीज नहीं है। अभी वो ये सब बातें जो मैं पहले कह चुका हूँ, अभी ये सारी बातें मुझे जो लग रहा था इतने धुआंधार किस्म बयान सिर्फ मियाँ साहब को प्रेशराइज करके सिंध में न आने के लिए ये किया जा रहा था। लेकिन मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब जाएंगे, हर जगह जा सकते हैं, उनका मुल्क है, उनका हक बनता है, वो जाए अपनी जाके वहां पे अपनी इलेक्शन कैंपेन में। मैंने यहाँ तक सुना कि मियाँ साहब वहां से कराची से इलेक्शन लड़ रहे हैं। नहीं, शहबाज शरीफ साहब तो लड़ रहे हैं, उन्होंने कागजात ले भी लिए हैं, शायद वहां से इलेक्शन लड़ भी ले हैं। मैंने सुना था नवाज शरीफ साहब लड़ रहे हैं, मैंने ये सुना था। लेकिन ये एक बात है कि दोनों मियाँ शहबाज या मियाँ नवाज शरीफ साहब दोनों से एक ही इलेक्शन लड़ेंगे, शायद शहबाज शरीफ साहब लड़ेंगे या फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब लड़ेंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये सारी जो बातें थी ना, सारा जो प्रेशर था वो रोकने के लिए था कि ये वहां सिंध में स्ट्राइक न करें। क्योंकि अगर करेंगे तो ये जेल में रखें, जैसे मियाँ साहब ने अभी इरशाद फरमाया अपने बयान में कि हम कराची से लेके हैदराबाद तक बल्कि सक्कर तक मोटरवे बनाएंगे, कराची से कोयटा तक मोटरवे बनाएंगे, ये उनके लिए काफी अलार्मिंग है।
कि मियाँ साहब ने अगर इस तरह किया तो फिर वो कराची के पानी का भी रिजॉल्व करेंगे, वो कराची की सड़कों का भी रिजॉल्व करेंगे, कराची की ट्रांसपोर्ट का भी रिजॉल्व करेंगे। फिर ये पीपल्स पार्टी के लिए एक लम्हा फिक्रिया बन जाएगा कि उन्होंने तो कुछ किया नहीं और मियाँ साहब ने आके सारा कुछ कर दिया। तो ये मेरे ख्याल में ये चीजें बड़ी अहमियत रखती हैं अपनी जगह। यहाँ क्या हाल है? ये जो एक नई पार्टी बनी है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, और कुछ काफ लीग से भी, खैर वो तो एक मरम्मत में मुलाकात भी नवाज शरीफ साहब ने कर ली। ये इन पार्टियों के साथ मुस्लिम लीग का, नून का क्या कोई राब्ता, ताल्लुक या फाहम तफहीम किस्म की चलेगी? कोई मुखालफत तो चल नहीं रही, कोई मुखासमत तो चल नहीं रही। क्या इलेक्शन के ज़माने में क्या नज़र आता है आपको? नहीं सब ये देखिए, मैं आपको गुजारिश करूँ, हर सियासतदान ने, चाहे वो किसी भी जमात में है, चाहे वो इंडिपेंडेंट है, चाहे वो कुछ भी है, उसे सियासत तो करनी है। ठीक है। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान में आप देख लीजिए, वही लोग हैं ना जिन्होंने सियासत करनी है। ठीक है। अब कल को नतीजा क्या निकलेगा इसका ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना किसी और को पता है। आप ये कह सकते हैं कि नून लीग के मेरे ख्याल में शायद काफी जहन उनके आपस में मिलते जुलते हैं। और ये तो आपने सुना हुआ ना कि दुश्मन का दुश्मन वो अपना भी दुश्मन है, और दुश्मन का दोस्त का दोस्त अपना दोस्त है। तो मेरे ख्याल में ये चीजें जो है ना बड़ा प्रवेल करती है। अब सियासत में इन्होंने माजरत के साथ, ये जो आप जिस जमात का नाम ले रहे थे ना पहले, उस जमात ने पिछले 3.5 साल में एक जाती दुश्मनी की हद पका दी थी। उसमें इस किस्म का नहीं होना चाहिए था कि ठीक है सियासी मुखालफत होती है, इख्तलाफात होते हैं, सियासी इख्तलाफ होते हैं, लेकिन सियासत में जाती दुश्मनी नहीं होती। उन्होंने मेरे ख्याल में शायद हर हद ही मेरे ख्याल में शायद कबूल कर दी थी, जो कि आज वो उसका सामना कर रहे हैं। अच्छा, नहीं आपके तो माशाल्लाह सभी लोग इकट्ठे होते रहे हैं। ये बलूचिस्तान में कुछ लोग सरेंडर भी कर रहे हैं। बलूचिस्तान में कुछ लोग, रात को तय होता है कि मुस्लिम लीग की तरफ आएंगे, अगले दिन पीपल्स पार्टी की चले जाते हैं, वजारत छोड़ते हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ चले जाते हैं। ये कुछ अजीबोगरीब नक्शा नजर आता है। आपका बलूचिस्तान के बारे में क्या असेसमेंट है इस वक्त? बलूचिस्तान की जो है ना सियासत, वो पूरे मुल्क से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वहाँ पे बड़ा अजीब किस्म की सियासत है। वहाँ पे अभी भी आज भी वहाँ पे सरदाराना निज़ाम राइज है, और सरदार फैसला करते हैं, और सरदार ही अपने आप को जिस सियासी जमात में ले जाना चाहे ले जाते हैं। जो वहाँ पे अट्रैक्ट कर ले, जो वहाँ पे प्रेशर कर ले, जो वहाँ पे जाके अपनी बात सुना ले, मेरे ख्याल में शायद ये बात होगी और तो कोई बात नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा जब ये सब वहाँ पे गए थे तो काफी लोगों ने रीजॉइन किया था मुस्लिम लीग नून को। तो इस तरह ही मेरे ख्याल में शायद एक शख्स है जिसने पहले ये कहा था मैं मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करूंगा, फिर उसने यकायकी उसने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर दी। शायद उसके हल्का इंतखाब में शायद पीपल्स पार्टी का वोट होगा, या उसकी सोच जरदारी साहब के साथ मिलती जुलती होगी, यही बात हो सकती है। और मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ। ठीक बात है। और यहाँ भी कुछ इत्तेहाद तो बन रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सी पार्टियां आपस में बातें कर रही हैं। ANP के साथ पीपल्स पार्टी कर रही है। आप लोगों की बातें भी मुख्तलिफ पार्टियों में JJY के साथ हो रही है और लोगों के साथ। वहाँ का नक्शा क्या देखते हैं आप? क्योंकि मुस्लिम लीग नून सिर्फ पंजाब में हुकूमत ही बनाना चाहती, पूरी फेडरल गवर्नमेंट भी बनाना चाह रही है। तो क्या नजर आता है आप खैबर पख्तूनख्वा का नक्शा आपको? एक बात आपने जेहन में रखे कि एक तो जो हजारा डिवीजन है ना, उसमें तो नून लीग खासी हमेशा से काफी वहाँ पे मजबूत हो गए उभरती है वहां से। अब दूसरी जगह पे आप चले जाएं, अगर फर्ज कीजिए आप शांगला और शवाद, और तो वहां पे आपको पता है वो तमाम अमीर मुकाम साहब बैठे हैं, उनका भाई भी जीत के आता है, मैंने वो भी जीत के आते हैं। इस दफा वो नहीं जीत सके थे, लेकिन उनका एक खासा प्रेशर वहां पे है, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ मौजूद है वहां पे। लेकिन उसके साथ साथ ये एक और बात, मीसा आप मेरे से ज्यादा जीरक हैं, आपका विजन मेरे से बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल में जब आप इलेक्शन कैंपेन शुरू होती है ना, उसके बाद बहुत सारी चीजें वाजिया हो जाती है। उसमें आपकी इलेक्शन कैंपेन होती है, फिर उसके बाद एक ऐसी फिजा कायम होती है जिससे फिर खासी एक आपको सपोर्ट मिल जाती है। लक्ष्य अब देखते हैं कि मियाँ साहब जब खैबर पख्तूनख्वा में जाएंगे तो मुस्लिम लीग नून कहाँ स्टैंड करेगी। लेकिन ये बात आप जेल में रखें
कुछ जगह पे एएनपी खासी उसमें स्ट्रांग है, कुछ जगह पे आपके साबिक वज़ीर-ए-आला जो है आपके परवेज खटक साहब, खटक। उनका भी एक प्रेशर मौजूद है। और इसके अलावा जेयूआई फे जो है रहमान साहब, उनका भी अपना एक खासा एक नेटवर्क वहां में मौजूद है और उनका खासा बड़ा वोट बैंक वहां पे मौजूद है। और मेरे ख्याल में फजल रहमान साहब एक ऐसी शख्सियत है जो मियां नवाज शरीफ साहब के काफी करीब है, और वो मुझे लगता है कि शायद ये एट द एंड ऑफ द डे नून लीग और फे का आपस में शायद शायद मुझे नहीं पता, कि शायद हो सकता है कि इनका आपस में इत्तेहाद हो जाए। अच्छा, ये बात दुरुस्त है। तो अब हम वापस मैं आपसे यहाँ के पंजाब के लाहौर के बारे में पूछना चाहता हूँ। आप कितने पूरे उम्मीद हों जो आपके मुखालफ जो अभी तो चीख रहे हैं कि इवन प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा हमें, हमारे लोग जेलों में हैं, हम पर मुकदमे हैं, हमें बल्ले का निशान शायद आज रात तक फैसला अभी तक तो आखिरी तलाक आने तक तो नहीं आया था, उस पर वो तलमला रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वो क्या कोई टफ फाइट देंगे आपको, यहाँ आप खासे कंफर्टेबल हैं पंजाब में? आपकी बड़ी क़यादत सारी पंजाब से लड़ रही है, लाहौर से लड़ रही है, क्या लग रहा है आपको? मैंने आपको अर्ज किया अपना वीसा डिपेंड, ये तो आपकी इलेक्शन कैंपेन आप किस तरह आगे बढ़ाते हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है। कि मैं आपसे गुजारिश कर देता हूँ, अब पीटीआई का अपना एक 3.5 साल दौर का और केबीके में 15 साल दौर का एक आपके सामने है तो सही उनकी कारकर्दगी। अब नवाज शरीफ साहब की भी कारकर्दगी आपके सामने है, लोग फिर उसको मुआवजा जरूर करते हैं। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब की सियासत या उनकी गुफ्तगू शराफत और तहम्मुल और बुर्दबारी पे जीत करती है, और दूसरी तरफ जो है वो गाली गलौच और बदतमीजी बहुत ज्यादा है, और उसको उसको भी रोकना चाहिए। और मैंने तो सोसाइटी को डिवाइड कर दिया, तो मेरे ख्याल में चूंकि उनका भी माजी आपके सामने है और इनका भी माजी आपके सामने है, तो लोगों को फैसला करना बड़ा आसान होगा। लेकिन मैं फिर आपसे यही अर्ज करूंगा कि डिपेंड करता है कि आप अपनी कैंपेन को किस तरह चलाते हैं। किस तरह चलाते हैं। अच्छा, अब आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि इंतखाबात का ये मरहला पुरअमन गुजर जाएगा, और इंतखाबात के बाद आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि पार्टियां मान लेंगी इलेक्शन के रिजल्ट को और आगे हम समूदरी हमारी जमहूरियत चल सकेगी? क्या महसूस करते हैं आप सारे टक्से को? पार्टियों में बलूगत आ जाए, अगर पार्टियों में पॉलिटिकल मेच्योरिटी आ जाए तो और क्या चाहिए, आप मजबूत होंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ मीर साहब क्रिकेट का मैच हो रहा हो ना तो हम अपनी हार को बर्दाश्त नहीं करते। ये तो इलेक्शन है और ये मजाज बन गया, और जो जीत जाता है वो अपनी खुशी में मगन हो जाता है, जो हार जाता है वो वेला उच्चारण शुरू करता है कि मेरे साथ बड़ी ज्यादती होगी, जुल्म हो गया। कभी आप ये कर लेना कि आपकी हार की वजूहात क्या है और आप इस मामले इस हद तक क्यों पहुंचे, तो मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में आपके लिए बेहतर रहता है। अपनी हार से अपनी गलतियां, कोताहियां, कमजोरियों को आप अपने सामने रखें और उनका तदारक सोचते रहें, तो आने वाला कल आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन यहाँ मुसीबत यह है कि आप यूं हारे और यूं आपने अदालत के दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए और रिटेन डालनी शुरू कर दी। बस पैसा, असल पैसा बहुत ज्यादा है मीर साहब। वो पैसा जो है ना, अब बुरी चीज नहीं है, पैसा अच्छी चीज है, लेकिन वो पैसा आपको बहुत खराब भी करता है किसी को। मतलब आप वो पैसा किसी अच्छी जगह भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने रिटेन करनी है, हमने उस इलेक्शन को चैलेंज करना है और कहना है कि ये भाई आप दोनों के लिए एक जैसे मौके थे तो आप कर लेते, उसको हैंडल कर लेते, रोक लेते। तो मेरा ख्याल है ये चीजें जो है ना, अब इनसे आपको निकल जाना चाहिए। अगर आप समझते हैं मुल्क को आपने मजबूत करना है, उसको अपने पैरों पे खड़ा करना है, आपने इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आपने मजबूत करना है और इसको आपने आगे लेके चलना, तो फिर आपको ये सब्र बर्दाश्त सीखना पड़ेगा। ठीक बात है। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका, आपने बड़ी तफसील के साथ बात की, बहुत वाज़ेह गुफ्तगू की, बहुत अंदाज़ा हुआ कि इस वक्त मुल्क की सियासत क्या है, लाहौर की सियासत क्या है, पंजाब की सियासत क्या है, मुस्लिम लीग ही नहीं बाकी पार्टियां क्या सोचती हैं। आपने उसके हवाले से अपने नुक्ते नज़र बयान किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन साहब, आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी। अब हम अगले सेगमेंट से ये कोशिश करेंगे कि दूसरे लोगों की राय भी मुश्तरका तौर पर यहाँ अलग अलग आपके सामने पेश करें, ताकि इलेक्शन के नक्शे की बुनियाद
जो पड़ती हुई दिखाई देती है वो हमारे सामने आ जाए और हम समझ सकें कि आने वाले दिनों में हम किस राह पे चल रहे हैं। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन ख़ुराम, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि कुछ इलेक्शन का शोर होगा तो शुरू हो गया ना जी। कुछ टिकटें बट रही हैं, कुछ जलसे हो रहे हैं, कुछ हंगामे हो रहे हैं, कुछ बातें हो रही हैं। अभी हमने शेख रोहेल असगर साहब से उनकी गुफ्तगू सुनी मुस्लिम लीग नून के हवाले से, वो क्या कहते हैं, क्या तो करते हैं। इस सेगमेंट में हम आप गुफ्तगू करेंगे असलम गिल साहब से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, महमूद मोदी साहब से जो IPP के रहनुमा हैं, और उनके साथ नसीम सिद्दीकी साहब हमारे बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, और प्रोफेसर शबीर अहमद ख़ान जो हमारे पोलिटिकल साइंस पंजाब यूनिवर्सिटी के सीनियर उस्ताद भी हैं और बहुत अच्छे तजिया नगार भी हैं। हम गुफ्तगू करते हैं सबसे पहले असलम गिल साहब के साथ। जनाब असलम साहब, आप क्या राय है? पंजाब में आप बड़े एक्टिव हो रही है आपकी पार्टी, कुछ बातें भी कर रही है और ये कह रहे हैं कि शायद हम कोई मैदान जहाँ भी मारना चाह रहे हैं। कैसा क्या प्लानिंग है आपकी ओवरऑल? सिंध में क्या है, यहाँ क्या है, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, हर जगह आप एक्टिव हो रहे हैं, क्या नज़र आता है आपको? जी मेहरबानी। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नेशनल जमात है, चारों सूबों में है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन पीपल्स पार्टी, उनकी क़यादत में, जैसे आपने देखा KPK में, हेलो आवाज आ रही? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। KPK में देखें आपने कि हमने डिवीजन वाइज चेयरमैन ने वहाँ तमाम डिवीजनों में वहाँ बड़े बड़े जलसे किए हैं पार्टी के, तो बड़े कामयाब जलसे किए हैं। इस तरह बलूचिस्तान में भी और इसी तरह पंजाब के अंदर भी माशाल्लाह गुजरांवाला का जलसा किया है, वो बहुत बड़ा जलसा था। और पंजाब में इंशाल्लाह अब वो सूरत हाल नहीं रही सेंट्रल पंजाब में, मेरे मौला से सदके इंशाल्लाह चेयरमैन की क़यादत में एक अच्छा रिजल्ट आएगा। और लाहौर के अंदर भी हम एक हर सीट पे बंदे दे रहे हैं, हर डिवीजन में, चाहे वो फैसलाबाद डिवीजन हो या साहिवाल डिवीजन हो या वो गुजरांवाला डिवीजन हो या सरगोदा डिवीजन, रावलपिंडी डिवीजन, फैसलाबाद डिवीजन, सब जगह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपने अच्छे कैंडिडेट जो है वो मैदान में उतार रही है। अब पिछले इलेक्शन में तो कोई अच्छा रिजल्ट, सिंध की बात है, जहाँ तक सिंध की बात है, वो जो मर्जी को कर ले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में डिलीवर करती है, सिंध के अवाम की खिदमत करती है, तो इसलिए लोग वोट देते हैं। ठीक है, बात करते हैं इस पे। अंदर तमाम जिले, तमाम तहसीलें, तमाम सिटीज, वो लॉर्ड मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, चेयरमैन हो, सब पीपल्स पार्टी ने स्वीप किया है। तो सिंध में तो माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह हम बहुत बड़ी तादाद में जीतेंगे, स्वीप करेंगे पूरे सिंध को। ठीक है बात जी। महमूद मोदी साहब हमारे साथ हैं, IPP के रहनुमा जी। महमूद साहब, क्या आपकी क्या राय है, क्या कहते हैं आप जी? आपकी पार्टी की क्या सूरत हाल है जी? पंजाब में तो खासा आप कहते हैं कि हम मुकाबला करेंगे और यकीनन हम बड़ी सीटें लेंगे, इलेक्टेबल भी बहुत आपके साथ हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने माजी में सियासत में बड़ा काम किया। आपकी क्या राय है? बाकी पार्टियों की क्या पोजीशन देखते हैं आप? आने वाली हुकूमत जो है मिल के जो है सब मिल के हुकूमत बनाएंगे। उसकी वजह ये है कि मुल्क जिस बहरान में गुजर रहा है इकनॉमी के, उसमें हम सब जो है को हिस्सा डालना है और इस मुल्क को इस चीज़ से निकालना है। ये बड़े कदावर सियासतदान कह रहे हैं। उसकी दूसरी वजह ये भी है कि देखिए, कोई भी पार्टी में कहूँगा क्लीन मेजॉरिटी किसी सूबे से नहीं ले रही ना। तो पंजाब में जो है PMLN भी है, IPP भी है, पीपल्स पार्टी भी है, ठीक है ना। और सिंध में तो 3-4 जमातें हैं और KPK में 2-3 जमातें हैं। तो इन सबको जब इलेक्शन में जा रहे थे कि हमने करा, मैं आपको बताऊं, हम सिंध से तकरीबन 50 आदमी जो है उम्मीदवार हम खड़ा कर रहे हैं सिंध से, जो है जो इलेक्शन लड़ेंगे, ठीक है ना। 50 आदमी, तकरीबन 50 आदमी, मैं आपको कल परसों में फिगर दे दूंगा। अब पंजाब से मेरे ख्याल से उससे ज्यादा है जिसमें इलेक्टेबल्स हैं। तो इसकी वजह ये कि अब देखना ये है कि आवाम किसको वोट देती है और उसकी बाद जो है फिर जो है कोलैबोरेशन कैसे बनता है, किसके साथ जो है बैठा जाएगा, चाहे वो जो भी हुकूमत बनाएगी उसके साथ बैठेंगे या अपोजिशन में बैठेंगे। मगर वक्त इस वक्त तो कबल अज़ वक्त है
ठीक बात जी। नसीम सिद्दीकी साहब, आपने गुफ्तगू से सुनी भी, रोयल असद साहब भी कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून यहाँ से हम बहुत सीटें लेंगे, करेंगे। आपको क्या लगता है इलेक्शन का नक्शा समुद्री हो जाएंगे, बल्ले को निशान मिल जाएगा, आगे क्या बनेगा, इलेक्शन मान लिए जाएंगे, कैसा नक्शा नजर आता है आपको? बहुत शुक्रिया मीर साहब, मेरे से तो बहुत ज्यादा आपका तजुर्बा है माशाल्लाह। आपने सारे इलेक्शन बड़े क्लोजली देखे। इलेक्शन जो भी होंगे नताइज तो कोई भी तस्लीम नहीं करेगा, लेकिन देखें कि हम कोई 88 से तो मैं भी जो है इलेक्शन कवर कर रहा हूँ, और लाहौर में तो असलम गिल साहब के साथ हमने बड़ा काम किया हुआ है। तो बात यह है कि ये इलेक्शन उस तरह के इलेक्शन नहीं है। आपने शुरू में ही धांधली शुरू कर दी है। आप पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनको नॉमिनेशन पेपर नहीं लेने दे रहे, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो और अभी मौलवी मुश्ताक साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा जी पंजाब में नून लीग और अपना तहरीक इस्तेकाम और पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इन्होंने नाम ही नहीं लिया, यानी कि जो पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी जमात है उसका जिक्र नहीं है। तो क्या बात है कि इनको क्या कोई श्योरिटी दी गई है कि भाई इनको बल्ले का निशान नहीं देंगे या इनको हिस्सा नहीं लेने देंगे इंतखाबात के अंदर? कोई प्री पोल रिगिंग इस किस्म की हो चुकी है। माहौल तो बिल्कुल बहुत ही खराब है इस वक्त, और मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह से कि इलेक्शन वाले दिन जो है वो कोई इस किस्म के हालात ना पैदा हो कि पाकिस्तान को कोई उसका नुकसान पहुंचे। फेयर एंड फ्री बिल्कुल इलेक्शन नहीं हो रहे। इसका एक्शन सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया है और उन्होंने कहा है इलेक्शन कमिश्नर से कि आप पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। जिस तरह आप देखें कि उस्मान डार साहब की वालदा को नहीं जमा कराने दिए जा रहे हैं, उनके घर का मुहासरा किया हुआ है। तो ये क्या फाशिस्ट दौर चल रहा है? क्या माहौल है? कोई इलेक्शन इस किस्म के होते हैं? दुनिया में जग हसाई हो रही है पाकिस्तान की, और जो छोटी जमातें, खबर यही है कि कागजात जमा हो गए हैं शायद उनकी वालदा के डाकी। खैर वो एक फ्रूई बात है जी। शबीर अहमद खान साहब, फैज साहब, क्या आप क्या कहते हैं? गुफ्तगू सुनी, आप तो एक प्रोफेसराना राय देंगे ना जी। ज़ाहिर है जी, जो सियासी कारकुन हैं जिनसे अभी बातचीत हो रही थी, जैसे असलम गिल साहब हैं, उनकी जो सोच है ज़ाहिर है वो तो विशफुल होगी अपनी पार्टी के हवाले से। लेकिन अब सही बात पूछें तो उनका ये जो क्लेम कि अब पीपल्स पार्टी कुछ चारों सूबों की पार्टी है, पीपल्स पार्टी बदकिस्मती से अब तो सिंध की जो आप कह लें पार्टी भी नहीं कहेंगे, बल्कि जो एक ट्रेंड कभी इंडिया में आया था ना कि रीजनलिज्म, यानी सूबों की, स्टेट्स की, रीजन्स की पार्टीज़ एमर्ज की थी और नेशनल पार्टीज़ कोलैप्स हो रही थी। बदकिस्मती से हमेशा पाकिस्तान में वही रीजनलिज्म जो है आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए कि जो नेशनल सतह पे बड़ी पार्टी थी उसमें जो तोड़फोड़ हुई, जिसकी कोई इससे पहले मिसाल नहीं मिलती माजी में। नून लीग अपने आप को ज़ाहिर दोबारा से रीयूनाइट करने की कोशिश में है। पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल सिंध की, जो अंदरून सिंध की आप कह लें, अर्बन में तो आपने देख लिया पिछली दफ़ा हैदराबाद कराची में उनकी एक दो सीटें लेकिन बहरहाल वो दूसरी तरफ जो है, आप ये जो अब देख लें कि जो बाकी सूबों में है, अब सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है जो मैं सवाल कर रहा हूँ कि इंतखाबात में अमूमन होता है कि फरीक होते हैं, हरीफ होते हैं। अब ये अगर 13 पार्टियों के लोग बात कर रहे हैं, जैसे अभी मेरे मोहतरम दोस्त जो हैं वो IPP की बात कर रहे थे, अच्छा ये कभी आपने सियासी रहनुमाओं से ये सुना था कि जब भाई वाकई मिलकर हुकूमत बनाएंगे, जब किसी की भी अक्सियत ना हुई तो फिर जिसकी एक पार्टी एक सीट भी हुई तो वो मिलकर बनाएगा ना। लेकिन आमतौर पर पाकिस्तान में आप इंतखाबात की हिस्ट्री देखें, उनमें हमेशा 2 बड़े फरीक रहे हैं और 2 बड़े हरीफ रहे हैं, बल्कि बाज़ औक़ात तो 2 अलाइंसेस बन जाया करते थे। लेकिन ये पहला इलेक्शन है जिसमें एक तो कोई बड़ा अलाइंस, जैसे कभी GDA बना, MRD बना, IGI बना, MMA बना, अच्छा वो दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी तरफ 2 फरीक जो बड़ी सियासी जमातें, इनको हम कहते हैं नेशनल पार्टीज। अच्छा उनमें से एक नेशनल पार्टी जैसे वहाँ एक तरफ तो इनकी वाजपेयी, इसकी मोदी की पार्टी, दूसरी कांग्रेस पार्टी थी, बिल्कुल ऐसी। लेकिन अब यहाँ आप देखें मेरे सब के, अब यहाँ 2 बड़े हरीफ हमें दिखाई नहीं दे रहे। ठीक बात है। लग ये रहा है कि हर सियासी जमात ये चाहती है कि ये जो पीस ऑफ पाए है ना, ये जो इक़्तिदार का जो केक है ना, वो उसमें हिस्सा मिल जाए, थोड़ा सा हिस्सा मिल जाए। जी जी, आते हैं जी आपकी तरफ जी, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं जी। नाज़रीन कराम, हम गुफ्तगू कर रहे हैं जो आने वाले इलेक्शन है जिसकी फ़ज़ा हमारे ख्याल में बन रही है, और आप कागजात भी, नामजदगी भी दाखिल हो गए हैं, और कुछ बहुत से लोगों को बहुत से एतराज़ात भी पैदा हो गए हैं। तो असलम गिल साहब, आपको क्या दिखाई देता है? पार्टियों की पोजीशन तो आप हर आदमी की अपनी होती है और उस पर वो इसरार भी करता है, दुरुस्त तौर पर करता है, लेकिन आपको क्या दिखाई देता है कि आने वाले इंतखाबात
किस फजा में होंगे और कैसे होंगे, क्या नजर आता है आपको जी? देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि ये जमहूरियत है, अगर जी तो जी, जमहूरियत के अंदर सबका हक बनता है किसी को इलेक्शन से ना रोकें। ठीक है। जो 9 मई को जिन्होंने हमारे अदारों के ऊपर हमले किए हैं, उनकी इमलाक को जलाया है, मैं समझता हूँ उनको सजा मिलनी चाहिए, उनकी मजम्मत करनी चाहिए। ठीक है। मगर बाकी लोग अगर हैं तो उससे डरना नहीं चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। ये मुल्क जमहूरियत के, ये तो उंगली उठेगी ना अगर ये हम सबको मगर लेवल प्लेइंग फील्ड ना दें, तो एक पार्टी को दें, सिर्फ उसका नाम हो मुस्लिम लीग नून, तो फिर तो उंगली उठेगी। लेकिन लेकिन आप फिर ये कोई कहते हैं कि इलेक्शन को नहीं मानेगा। लेकिन आप तो कहते हैं मैं कि समझता हूँ 9 मई के मामले में इंसाफ होना चाहिए, हाँ, साहब, जो इतने महीनों से नहीं हुआ। जिन्होंने हमला किया, फौजी इमलाक पे हमला किया, हमारे शहीदों के वो जो उनके पोर्ट्रेट थे उनको आगे लगाई, ये वो तो बिल्कुल उनके खिलाफ होना चाहिए। हम उसकी मजम्मत करते हैं। ये किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो हमारे आला अदारों के ऊपर जाके उनको जलाएं और गिराए करें और उनको ठीक करें। ठीक ठीक बाकी जो पार्टियां होती हैं यार, ये फिर हम क्या इलेक्शन बैन अवी तौर पर माना, ठीक क्यों बात, लोगों को कत्ल करते हैं। ठीक बात जी। महमूद मौलवी साहब, आप क्या कहेंगे कि जो वो लोग जो 9 मई में मुलव्वस हैं, उनके साथ देर नहीं कर दी हमने बहुत? अब इलेक्शन सर पर हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि उनसे इंसाफ हो, दूसरी तरफ कह रहे हैं उनको क्यों पकड़ा हुआ है, दोनों ठीक कह रहे हैं, क्या किया जाए? देखिए, ये तो बदकिस्मती है कि उनका अभी तक फैसला नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि देखिए, हमारे यहाँ कानून की जो है ना, मैं कहूँगा क्या कहूँ कि कानून की गलत जो है वजह से, ठीक है ना, जो है जो मैं कहूँगा अदालतों की वजह से, मैं लफ्ज इस्तेमाल करूँगा कि लोगों को जो है कानून जल्द फराहम नहीं होता। अब आप मुझे बताएं ना, अगर उसी वक्त ये फैसला कर देते कि जो 9 मई में मुलव्विस है उनको सजाएं हो जाती, तो बाकियों को बिल्कुल सही कह रहे हैं, इलेक्शन लड़ने देना चाहिए। मगर ना उनको सजा हुई और सिर्फ गरीब लोगों को जो वर्कर्स थे उनको सजाएं हो रही है, वो आज तक जेल में सड़ रहे हैं। और जो टॉप के लोग हैं, जैसे मैं कहता हूं ना कि जो हमारे अदालतें जो हैं, वो अमीरों के लिए दूसरा कानून, गरीब के लिए दूसरा कानून, ताकतवर के लिए दूसरा कानून और जो मजलूम के लिए दूसरा कानून। वो बच्चे जो कि मैं कहूँगा कारकुन थे, उन मजलूमों का क्या कसूर है, जबकि वो जो है ताकतवर लोग जो कि पार्टी में बैठे थे वो आजाद है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, और जो बेचारे मजलूम पकड़े गए वो आज तक जेलों में सड़ रहे हैं। ठीक बात आपकी जी। नसीम सिद्दीकी साहब, आप क्या कहेंगे 9 मई के हवाले से? क्या आपके कमेंट्स हैं जी? क्या अब देर नहीं कर दी हमने? जी जी, सजाद साहब, बड़ी अच्छी बात आपने की। देखें, जब भी कोई पाकिस्तान में किसी लीडर के ऊपर कोई बात आती है, उसका रिएक्शन जरूर आता है। जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई थी तो पूरे पाकिस्तान को आग लगा दी गई थी, ठीक है ना। इन चीजों का जो है वो खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। मरियम नवाज को लाहौर में नैब के दफ्तर ने बुलाया, किस तरह उस इदारे के ऊपर पथराव किया गया। तो ये एक रवैया नहीं होना चाहिए, और खास करके जो हमारे फौजी इदारे हैं उनके ऊपर हमला नहीं होना चाहिए। लेकिन बात वही जो महमूद मौलवी साहब ने की है कि ये क्या बात है कि एक कार के अंदर खदीजा शाह और अंदलीब अब्बास सवार हैं और वो कोर कमांडर हाउस की तरफ जा रही हैं। अंदलीब अब्बास से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, और खदीजा शाह की जमानत तक नहीं होने देती। ये जो है फर्क नहीं होना चाहिए। और बात की अदालतों की, महमूद साहब ने, हालांकि खदीजा शाह तो एक बहुत बड़ा सिंबल है, आर्मी चीफ की नवासी हैं, एक हमारे वफाकी वजीर की बेटी हैं, और बहू भी बहुत बड़े आदमी की हैं, इसलिए वो तो बहुत बड़ी अलामत थी हमारी जी। जी जी, सजाद मीर साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि अदालतों की बात हो रही है, इन अदालतों का कौन हुक्म मान रहा है? हम एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र नहीं कर रहे, जो कि एक खुफिया हाथ है, जो जमानतें नहीं होने देता। जमानत होती है तो फिर दूसरे केस में पकड़ लेते हैं। जिसने आइन और कानून की बात करें, उस आइन और कानून की तो धज्जियां उड़ चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, चीफ जस्टिस के बेंच ने हुक्म दिया था कि 14 मई को आप पंजाब में इलेक्शन करवाएं। ठीक है, वो तो होगी। हमें अदालतों पे काम तलाशी नहीं करनी चाहिए, जो ये कर रहे हैं उनको सामने लाना चाहिए। ठीक बात है जी। फैज साहब, आप क्या कहेंगे? आपकी महाराना राय क्या है? देखें, जो माहौल जो बना है, मैं तो शुरू से एक बात कर रहा हूँ कि ये आपने सही फरमाया कि नामजदगियों के कागजात भी वसूल किए जा रहे हैं, बाज़ सियासी जमातें मुसलसल रोज़ इजलास भी कर रही हैं, लेकिन
अभी तक वो जो एक मोमेंटम कह लें, जो फ़िज़ा कह लें, जो इलेक्शन के दिनों में बन जाया करती है, अब उस तरह की फ़िज़ा तो नहीं बन रही। अभी भी बेयकीनी ज़रूर है कि कहीं कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए कोई जिसको बुनियाद बनाकर एक बार फिर जो है ये इसको कुछ ऐसे वो के तो लिए शक व शुबात है ना जी, दिल में 100 वसवसे आते हैं। लेकिन लग यही रहा है कि अभी भी देख लें, जो अब हालात जिस तरफ जाएंगे ना और जो आप करीब जाएंगे, तो लग यही रहा है कि ये वो माहौल नहीं बनेगा कि जिसमें फ्रीकैन जो हैं ये इत्मीनान रखेंगे कि इसमें जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो सब के लिए है और इलेक्शन में हर एक को बराबर का वो हासिल है। लेकिन अब जो एक काम हुआ करता था पाकिस्तान में माजी में, वो बड़ा दिलचस्प, अगर मुझे आप इजाज़त दें, हमारे यहाँ एक टर्म थी इलेक्टेबल्स की। जी जी जी। और कहा यह जाता था कि भाई जिसने भी करनी है ना खराबी इलेक्शंस में, ज़ाहिर इलेक्शन वाले दिन खराबी मुमकिन नहीं होती, जो हमारा जो सिस्टम है जिस अंदाज से इतना आसान नहीं होता, वो प्री पोल होती है जो होती है, और बाद में फिर जो एडजस्टमेंट करते हैं। और इलेक्टेबल्स वही गिनती के कह लें कि 48, 40, 50 इसके करीब लोग हैं पाकिस्तान में। आपके यहाँ अब जो माहौल बना है, अब कोई इलेक्टेबल नहीं है। ठीक है। अब एक पार्टी, उसकी पॉपुलैरिटी, उसके लीडर का करिश्मा कह लें, अब बड़े बड़े जो लोग हैं ना पिलर्स, वो भी खौफसदा हैं कि वो बरह रास्त इलेक्शन में जाएं, कि वो किसी महफूज सीट पे आए या कोई। तो इस जहां ये माहौल बन जाए कि एक फरीक जिससे आपको ये डर कभी ना, अच्छा ये डर नहीं होना चाहिए मिर्ज़ा साहब आप तो बेहतर जानते होंगे, ये एक एक्सट्रीम राइट पोजीशन हो जाया करती है दुनिया की तारीख, पॉलिटिकल साइंस की तारीख में। पाकिस्तान में देखिए जी 50s और 60s में इलेक्शन जो ठीक है, मैं आपको आखिरी अवामी लीग के डर से नहीं हुए। आप वैसे असलम गिल साहब बात करना चाहते थे, लेकिन मैं पहले एक वक्फा लूंगा ताकि उसके बाद उनसे बात करूं, तो उनसे भी बात कर ली जाए कि वो क्या कहना चाहते थे, और आखिरी सवाल भी पूछ लिया जाए कि अब आपको क्या नज़र आता है। असल तो वो तो पूछ चुका हूं, लेकिन पूछना मैं यही चाहता हूं कि अब आपको आने वाले दिनों में पाकिस्तान का नक्शा क्या नज़र आ रहा है। एक वक्फे के बाद हाजिर होता हूं। जी नाज़रीन कराम, जैसे कि अब गुफ्तगू कर रहे हैं कि अभी पूछना यही चाहूँगा कि आइंदा आने वाले पाकिस्तान का नक्शा क्या दिखाई देता है इन इंतखाबात के पर्सपेक्टिव में, कह लीजिए यही कह सकते हैं हम। और असलम गिल साहब कुछ वजाहत भी करना चाहते थे, कुछ बात करना चाहते थे, उनसे चाहूँगा कि पहले वो बात कर लें, फिर इस सवाल का जवाब भी उसी के साथ उनका आ जाएगा। जी असलम गिल साहब। जी सजाद साहब, मैं ये कह रहा था, गुजारिश कर रहा था कि मेरा भाई कह रहा था कि जी पूरे मुल्क में जब बीबी शहीद हुई तो पूरे मुल्क में आग लग गई। पूरे मुल्क में कोई आग नहीं लगी, सिंध में हुआ, रिएक्शन हुआ। तो उसको ठंडा करने के लिए, मुल्क को इकट्ठा रखने के लिए प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने नारा लगाया कि खपे पाकिस्तान। जी जी ठीक हमने बात है। पाकिस्तान को हमेशा जोड़ा है, और हमने पाकिस्तान को जमहूरियत दी है, हमने पाकिस्तान को आइन दिया है, हमने पाकिस्तान के इस्तेकाम, अपने पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के जो है सरहदों की महफूज बनाने के लिए आपके इल्म है कि जरूर कर। अंग्रेजी किसिंजर ने कहा कि एटम बम बंद करो वरना तुम्हारी जान को खतरा है, तेरी फैमिली को। भुट्टो साहब नहीं माने, भुट्टो साहब के खिलाफ साजिश की, उनके उसी पादाश में उनको फांसी तक ले। अब आपको क्या नजर आता है जी? अब आपको क्या मैं समझता हूँ जो इलेक्शन कराने वाली कुव्वतें हैं उनसे मैं कहूँगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दें। ये घुटन अच्छी बात नहीं है, ये घुटन जो है ये खदशात पैदा कर रही है। वो हो इलेक्शन जो सब माने कि ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ है, खुदा के लिए बार बार तजर्बे ना करें। ये बना दी पहले इमरान खान को बना दी, फिर किसी और की पार्टी, मेरी बात सुन ले, आवाम लीग बना दी, फिर उन्होंने IPP बना दी। ये इस तरह के तजर्बे खुदा के लिए छोड़ दें, जेन्युइन लोगों को मुल्क के अंदर इलेक्शन लड़ने दें, जो जीते अवाम जिस पे एतमाद करें उनको हुकूमत दें, ताकि इस मुल्क की मजबूत हो, इस मुल्क में जमहूरियत मजबूत हो, इस मुल्क की जो हालत है, मुआशी हालत जो है उसको मजबूत करने की ठीक बात आपकी जरूरत है। बिल्कुल, इसीलिए यानी कि आपको फेयर मौके मिलने चाहिए सबको। बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है। जी महमूद मौलवी साहब, आप क्या कहेंगे, क्या नजर आता है आपको? जी देखिए, आने वाले जो अभी सिलेक्शन में मैं नेशनल गवर्नमेंट देख रहा हूँ, इसके अलावा कोई हल नहीं है जो कि चाहे उसमें PTI के लोग भी बैठ जाएं, बनना नेशनल गवर्नमेंट पड़ेगा। उसकी वजह है कि कोई भी पार्टी मुल्क को अकेला इस बहरान से नहीं निकाल सकेगी। ये मेरा अपना तज्जिया है।
ठीक बात है, ठीक बात। जी नसीम सिद्दीकी साहब, आप क्या कहते हैं? नेशनल गवर्नमेंट कहते हैं या किसी खास पार्टी की हुकूमत कहते हैं? जी देखिए मीर साहब, ये तो प्री प्लान है ना कि नेशनल गवर्नमेंट बनानी, जिस तरह पीडीएम की रिजीम चेंज करके गवर्नमेंट बनाई थी। अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हैं तो फिर तो कोई पीटीआई के करीब भी नहीं जा सकता। और अगर एक पॉपुलर पार्टी है उसको हुकूमत देनी चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये आपने देखे पॉपुलर पार्टी एक तरफ बाहर रखा नहीं, था, नहीं, उसका नतीजा भुगत लिया। अभी आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएं, इमरान खान जीतता ठीक है, उसको आने दे, कानून और आइन पे अमल करें, उनके हवाले एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए पहले से छोड़ दिया गया। नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनिए। एक तरफ तो आप क्लेम करते हैं कि एक फलां पार्टी ये कहती है कि हमारा वजीर आज़म हमारा चौथी बार, दूसरी तरफ आप क्लेम करते हैं इलेक्शन करा लें, इमरान खान जीत रहा है। ये भी तो क्लेम है ना जी, ये क्यों? जो भी क्लेम कर रहा है, क्लेम करने पे तो कोई हरज नहीं है, लेकिन बात ये, लेकिन आप तो तजिया नगार है ना जी, आप तो पार्टीजन नहीं है, आप तो तजिया नगार हैं। आप अगर ये क्लेम करेंगे तो जिस तरह वो क्लेम करते हैं इस तरह ये क्लेम होगा, तो क्लेम नहीं है। क्लेम नहीं कर रहा, मैं तो ये बात कर रहा हूं कि जो पोल्स आ रहे हैं, हम साफी है ना, मैं भी रोड पे जाता हूं, मैं भी जाके सर्वे करता हूं, मैं भी हलकों के अंदर जाके लोगों से बात करता हूं। बात तो हो रही है फेयर एंड फ्री इलेक्शन की। अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हैं तो उसका नतीजा जो भी आएगा वो सबको कबूल होना चाहिए। मैंने तो यही कहा ना कि पहले भी एक पॉपुलर पार्टी थी, आपने उसको बाहर रखा है 71 में, उसका नतीजा क्या निकला? अभी भी आप यही कर रहे हैं कि एक पार्टी को नॉमिनेशन पेपर जमा कराने की इजाजत नहीं है। बाकी आपने जो एक चुनतखब वजीर आजम, मैं तो कहूँगा नाम आजकल आ रहा है, उनकी जरा सी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, अपनी पार्टी से बात करते हैं, वो सारे टीवी चैनल बशमूल कौमी टीवी चैनल सब दिखा रहे होते हैं, बाकियों के नाम लेने पे भी पाबंदी है। तो मैं उनकी फेवर नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ लेवल प्लेइंग फील्ड लाएं तमाम जमातों के लिए, तमाम लोगों को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। ठीक नसीब साहब, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फराज साहब इसमें एक बात कहते हैं कि भाई 9 मई इंपॉर्टेंट है। आप एवन प्लेइंग फील्ड ग्राउंड कह रहे हैं, लेकिन जिसने 9 मई किया है उसको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? इंसाफ मिलने का मतलब ये है उसको सजा क्यों नहीं मिल रही, ये कहा जा रहा है। जो अगर सच्ची लफ्जों में कहा जाऊं, वो कहते हैं उन्होंने किया है, और ना सिर्फ किया है बल्कि पीपल्स पार्टी ने तो कहा था खब्बे पाकिस्तान, ये कहते हैं कि जी दोबारा होगा तो फिर करेंगे, सबारा हुआ फिर करेंगे। किसी ने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला नहीं किया, तो वो ये कहते हैं इसका फैसला तो करो, उनको कैसे आने दोगे? ट्रंप को नहीं वो आने दे रहे। तो ये मैं नहीं कह रहा, वही अब सिर्फ हमारे जो मुकदमा जो पूरा नहीं आ रहा, इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ। नहीं, मैं मुकदमा वो बता देता हूँ आपको। जो सुप्रीम कोर्ट है कोलोराडो की ना, उनमें 7 जज बैठते हैं उस सुप्रीम कोर्ट। हाँ, 4-3 से फैसला हुआ, हमने फांसी दे दी 4-3 पे भुट्टो को। लेकिन वहाँ 7 के 7 जज डेमोक्रेट हैं। ठीक है, वो जो गवर्नर था डेमोक्रेट्स के, वो उनके बनाए हुए 7 जज हैं। ठीक है। और अमेरिका में जज जो होते हैं वो पॉलिटिकल होते हैं, वो अपनी पार्टी के हक में फैसला देते हैं सुप्रीम कोर्ट तक। जैसे बुश को बना दिया था कंजर्वेटिव ने अपना प्रेसिडेंट जो है, बैने ही यही पाकिस्तान में अब हो रहा है। आपके इदारे तकसीम हो चुके हैं, आपके इदारे में कुछ के नाम नहीं लेना चाहता, वहाँ अभी तक तकसीम मौजूद है। आपका जो हाईएस्ट जो सुपीरियर कोर्ट है, एपिक्स कोर्ट है, वहाँ पे तकसीम मौजूद है। तो आपके यहाँ जो निज़ाम को जिन्होंने ये इंश्योर करना था कि ये चीज़ ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, वहाँ पे तो एक डिवाइड है। तो ये तो मुझे लग रहा है कि ये जो कोलैप्स है ना आपका इंस्टीट्यूशनल, वो इतना गहरा हो गया कि ये इलेक्शन उसको उस कोलैप्स को नहीं बचा सकेंगे, और ये इलेक्शन को ये यूनाइट नहीं कर सकेंगे। और जिस तरह से आइन और कानून उसकी हमने धज्जियाँ बखेरी हैं, मुझे तो लगता है, जैसे मीर साहब आपके प्रोग्राम में पहले भी अर्ज करता रहता हूँ, कि अब आपको एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है जिस पे कंसेंसस हो इस निज़ाम के तहत। अदरवाइज ये वैसे हर आदमी की है जी। कुछ लोग तो कहते हैं कि पार्लियामेंट सिस्टम ही नाकाम हो गया है, ये वेस्टमिनिस्टर सिस्टम था, पाकिस्तान की जीनियस के मुताबिक नहीं था। मतलब जीनियस का इस्तेमाल के लोग कर देते हैं, मतलब पाकिस्तान के मिजाज के मुताबिक नहीं था, हमने गलती की है, कुछ और सिस्टम आना चाहिए। कुछ तो ये भी कहते हैं कि डेमोक्रेसी बाद में आती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले आती है, मॉडर्नाइजेशन पहले आती है, वो हम ला नहीं रहे, और एक दकियानूसी पाकिस्तान में जमहूरियत का राग अलाप रहे हैं, और मुश्किल में अपने आप को फंसाते जा रहे हैं और पूरी कौम को फंसाते जा रहे हैं। जो कौम दुनिया की बड़ी कौम बनने की ताकत रखती थी और बनने जा रही थी, उसको हमने इस हालत में पहुंचा दिया है। यानी उनका दावा था कि 24 नंबर पे आ गई है और 20 में आने वाली है, वो अब 47 के 50वें नंबर पर चली गई है और कर्जे मांग रही है, कशकोल फैला के खड़ी है, इसलिए कि अपने आप को बचा सके। और हर दुनिया की हर अदारा, हर कुव्वत जो है हमें ब्लैकमेल कर रही है। हमें पाकिस्तान के सूरत हाल से कैसे बताना है? अरे अफगानिस्तान आंखें दिखा रहा है हमें, टेररिस्ट हमारे मुल्क में वहाँ से आ रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे।
ये भी तो सूरत हाल है ना, इसका कोई इलाज हमें सोचना चाहिए पाकिस्तानी के तौर पर। बहरहाल इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफिज़।